हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कैनिंग का, जो हमारा पूरा जिसमें हमारा डिप्लोमा पूरा हमारा जिसमें बेस्ड है। और कैनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसके नाम से ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसके नाम से पूरे डिप्लोमा को ही का एक नाम दिया जाए, एक कोर्स बनाया गया है, तो उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। और मैं अपने नए साथियों का भी सबका स्वागत करता हूं। और सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आज आपको शिवरात्रि की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भोलेनाथ की कृपा से सब लोग सेलेक्ट हो जाएं। और अलग अलग उन मैं भी पोस्ट में सेलेक्ट हूँ, बाकी और लोग भी को भी चांस मिल जाए। आप लोग एक आध और तैयारी कर लीजिए, जो उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। और उद्यान विभाग की एक पोस्ट और है उसमें, जिसमें प्रयोगशाला सहायक करके है। तो अगर आप अपने जितने आप जो जॉब में करते हैं उनके लिए तो चलो ये ठीक है कि आप वो सिंगल आप कैनिंग को ही लेके चल रहे हैं। लेकिन आप अगर दूसरों को भी टारगेट करके चलेंगे तो तभी आप इस नौकरी में को नौकरी ले पाएंगे। आप अगर सिंगल एक के भरोसे रहेंगे तो मुश्किल है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए एक आध जो उससे मिलती जुलती है। जैसे वो उद्यान विभाग में कैनिंग वाले, ये हमारे इसी उद्यान विभाग में ही की दूसरी शाखा है, वो प्रयोगशाला सहायक और उसमें रसायन भी है और वो है। और सिलेबस लगभग लगभग सबका सेम है। अब जब जो बच्चे अगर घर से मतलब जो तैयारी कर सकते हैं, और तो उस तरीके से तैयारी रखें। और अगर उन टॉपिक्स में भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप बता दीजिएगा। और मैं अपना उदाहरण बताता हूँ आपको कि जब मैं इसके लिए 2016 में तैयारी कर रहा था, तो मैंने मैंने और भी उसके जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम थे सारे एग्ज़ाम दिए। और इस एग्ज़ाम से पहले ही मेरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में MES में और और ये प्रयोगशाला सहायक इधर डिग्री कॉलेज में और जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी, इन सब में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं आपसे ये आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप एक या दो इस तरीके के एग्ज़ाम देखें कि जो उससे मिलते जुलते हैं। और उसमें भी उसका भी किया जा सकता है जिसका कॉमन सिलेबस है। जैसे आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जैसे मैं करा ही रहा हूँ, और भी छोटी से ज़्यादा बायो भी, जैसे हमारी बायो भी तो कॉमन आ ही रही है। तो आप मिलते जुलते उनको भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रयास है वो व्यर्थ ना जाए। बाकी लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं तो वो ये समझें कि जैसे सीटें लिमिटेड है, तो आप अपने चांसेस को भी थोड़ा वो बढ़ाइए। थोड़ा सा वाइड सोचिए, इसकी तैयारी तो करिए ही, तो थोड़ा थोड़ा जो मिलते जुलते हैं, ज़्यादा मैं कोई अलग SSC या CGL की तैयारी करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिंपल थोड़ा सा उससे मिलते जुलते को कीजिए। और अब हम शुरू करते हैं कैनिंग टॉपिक के बाद। लाइक्स के मामले में आप लोग बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं। हमारे पास ग्रुप में भी काफ़ी सारे मेंबर जुड़ गए हैं, और 25-26 जुड़ गए हैं, और कोई और लाइक्स हमारे 20 लाइक्स भी वीडियो में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लाइक्स कीजिए, और जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। और मैं आज आपको महाशिवरात्रि का एक गिफ्ट भी दूंगा, जिससे कि आपको आज एक की जगह मैं 2 वीडियोस डाल रहा हूँ, और जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। और किसी चीज़ में आपको डाउट हो या वो कोई चीज़ हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। आइए अब हम करते हैं कैनिंग प्रोसेस। देखिए, कैनिंग डिब्बाबंदी प्रक्रिया है क्या, कैनिंग क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ये सोचिए कि कैनिंग प्रोसेस है क्या। जो कैनिंग प्रोसेस है, कैनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये क्या है, एक सील इज अ प्रोसेस ऑफ सीलिंग। इसको हम क्या करते हैं, जब हम सील करते हैं, डिब्बा बंद करते हैं, और किस में, इसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में और एयर टाइट कंडीशन में सील करना है प्रोडक्ट को, और एयर टाइट कंडीशन में करना है। इस वाले सारे प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इसमें उद्देश्य होता है, जो हमारा सिद्धांत रहता है कि हमने क्या करना होता है कि जो बैक्टीरिया है उसमें एसेप्सिस की कंडीशन लानी होती है। एसेप्सिस का मतलब ये होता है कि हमने बैक्टीरिया से दूर कर लेना है, उस खाने को अलग कर लेना है।
तो हम अब कैनिंग को कौन सी प्रोसेस मानेंगे? कैनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम खाद्य का परिरक्षण करते हैं, किस तरीके से सील करके, डिब्बे में बंद करके सील करके उसे, और डिब्बे में ऐसे ही बंद नहीं कर देना है टिफ़िन में बंद करके, उसको सील करके और उसको फिर स्टरलाइज करना है, या प्रोसेस, जिसको स्टरलाइज करना या प्रोसेस करना भी बोलते हैं, प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। तो उसको इस तरीके से करके उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना, ये कैनिंग है। कैनिंग ये है। तो अब हम देखते हैं कि आगे को हम कैनिंग में इसमें क्या है कि विभिन्न तरीके के वो हैं, उसमें स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप है होते हैं, वैसे तो 14 या 16 होते हैं, लेकिन हम उसको कंप्रेस करके, कम करके पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करना भी आसान हो। 10 या 12 स्टेप में कर लेंगे। तो आइए हम अब आगे देखते हैं कैनिंग प्रोसेस हमारे पास हमने देखना है फ्लो चार्ट। तो हम सबसे पहले कैनिंग अगर हमने करनी है तो हम ये देखेंगे कि हम कर रहे हैं, मान लीजिए फल और सब्जियों की करेंगे, फल और सब्जियों की हम कैनिंग करेंगे। तो क्या देखेंगे हम कि जो फल सब्जी होगी हमारी फ्रेश हो, और ज़रूरी नहीं है कि फल सब्जियां हो, हम ये इनकी भी कर सकते हैं, खाने की भी कर सकते हैं, जैसे छोले भटूरे की कर सकते हैं, चावल की कर सकते हैं। इस तरीके से हम कैनिंग कर सकते हैं उन सब की, और उनकी डिमांड भी रहती है ज़्यादातर, लेकिन फ्रेश ये वेजिटेबल्स और हमारा जो वेजिटेबल्स और मीट प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कैनिंग ज़्यादा की जाती है। आप शॉप्स में भी देखेंगे कि आपको वेजिटेबल्स और ये ज़्यादा मिलेंगी। फ्रूट्स भी मिलते हैं, जैसे अनानास और गवावा, ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मीट प्रोडक्ट्स के लिए कैन ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जैसे फ्रूट्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि हम लोग क्या करेंगे, कच्चे माल का चयन कर लेंगे। माल का चयन का मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है हमारा, जैसे फ्रेश होना चाहिए, वो एकदम फ्रेश फ्रूट। अब आपने पहले ये सड़े सड़े गले पर अगर फ्रूट पकड़ लिए तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे और प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा और सड़ने लग जाएगा। तो और हमने क्या करना है, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। महंगा पड़ जाए कोई बात नहीं, थोड़ा वो ठीक हो, लेकिन प्रोडक्ट सही समय तक रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, मतलब छटाई और ग्रेडिंग। छटाई छटाई मतलब हम छटाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ वो बेल्ट सी लगी रहती हैं, और मतलब ये गेज होती हैं, जालियाँ होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि उनसे हम क्या करते हैं, एक साइज़ के उन चीज़ों को एक साइड करते हैं, ग्रेडिंग करके। आपने मार्केट में भी देखा होगा कि अलग अलग तरीके की छटाई और ग्रेडिंग करे हुए जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें कुछ, जैसे मान लीजिए किसी शॉपकीपर के पास, जो सब्जी वाला वेंडर है, उसके पास भी क्या होता है कि अलग अलग वो क्या करता है, जो फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, जो उसमें से बेकार होती हैं या छोटे साइज़ की होती हैं, उनको अलग कर देता है। उनको उनकी कीमत कम होती है, और जो अच्छी सॉर्टिंग कर अच्छा कर ले अच्छे होते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। और कैंड प्रोडक्ट की आपको अगर मार्केट में अच्छी वैल्यू चाहिए, अच्छे पैसे में बेचना है, तो आपको वहाँ प्रोडक्ट अच्छा देना होगा, अच्छे बड़े पीसेस हों, अच्छे पीसेस हों, और डिफेक्ट और लो क्वालिटी आइटम्स नहीं होने चाहिए। वॉशिंग एंड क्लीनिंग, अब आपने वहाँ छटाई कर ली, उसके बाद क्या करना है, उसको धोना है और साफ़ सफाई करना है, उसकी गंदगी निकालनी है। उसमें जो जो, जो पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव हुआ होगा, उनको उसको उसको पकने के दौरान, या जब जो जिस लैंड में उनको बनाया गया है, तो उसमें भी दवाई छिड़की गई होंगी, उसके लिए उसको धो लेना है। उसके माइक्रोब्स, अगर जैसे सब्जियां हैं तो उनमें क्या होता है, माइक्रोब बैक्टीरिया होने का ज़्यादा चांस होता है। और अब अगला देखिए, पीलिंग एंड कटिंग। पीलिंग का मतलब होता है छीलना, पीलिंग का मतलब होता है छीलना और काटना। छीलना और काटना, ये देखिए, पीलिंग मतलब छीलते हैं, और कटिंग करना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप, जैसे मान लीजिए आपने गाजर लिया और एक कैन में डाला, तो एक दो गाजर में ही पूरा कैन फुल हो गया, ऐसा नहीं है। उसको क्या करना है, हमने काटना है अच्छे से उसकी काट छाँट करके, उसको अच्छे पीसेस में बना के अच्छे से रखना है। उससे क्या हो जाता है कि प्रोसेस करने के लिए भी क्या हो जाता है कि उसके सतह बराबर हो जाती है। वरना सतह क्या होगी, कम, अगर सतह अच्छे से सतह होगा, प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे हम उसको, तो वो ख़राब हो जाएगा। और फिर अगला प्रोसेस है हमारा ब्लांचिंग का। अगला प्रोसेस है हमारा ब्लांचिंग का। ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग अगला प्रोसेस है ब्लांचिंग का। ये हम उसमें भी देख सकते हैं, इसको मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया हुआ है। आप इसकी मदद से इसको फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। तो पहला था हमारा सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फिर हमने शॉर्टिंग ग्रेडिंग की, फिर हमने वॉशिंग एंड क्लीनिंग कर ली, फिर उसके बाद हमने छील दिया और कट किया उसको, क्योंकि जो प्रोसेस करते समय उसको सरफेस एरिया पूरे को मिल जाए और अच्छे से प्रोसेस हो।
फिर उसके बाद हमने किया ब्लांचिंग। ब्लांचिंग जब हमने कर रहे हैं तो ब्लांचिंग करने से, ब्लांचिंग का क्या मतलब है, ब्लांचिंग का मतलब है उबालना। अब उबालेंगे ऐसे नहीं कि हमने कढ़ाई ली और उसमें या कोई एक बड़ा वेसल लिया उसमें डायरेक्ट उबालने लगे। हम क्या करेंगे कि जो हमारे फ्रूट या वेजिटेबल हैं उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली एक म्यूसलिन के क्लोथ में लेंगे। म्यूसलिन के क्लोथ में लेंगे, म्यूसलिन का क्लोथ वो रहता है, तो उसमें क्या करके उसको बांध लेंगे और डिप करके निकालेंगे उसमें। उसको 2 से 4 मिनट या 5 मिनट हम क्या करेंगे, उबालेंगे, ब्लांचिंग करेंगे, उसको ब्लांचिंग करना बोलते हैं, और उसको तुरंत ठंडा कर देंगे। और ब्लांचिंग करने का क्या उद्देश्य है हमारा, कि ब्लांचिंग करने से क्या होता है कि जो उसमें जो एक्टिवेट जो एंजाइम्स हैं उनको डीएक्टिवेट करना है, जो उसका कच्चापन है थोड़ा वो भी दूर हो जाता है उससे। और जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए प्लांट ज़मीन से, सॉइल से जो आ रखे हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी हमारा उनको भी हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, माइक्रोब्स को भी। तो उसके बाद जैसे ब्लांचिंग किया, ब्लांचिंग करने के बाद क्या होता है कि वो जो होते हैं जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़े से वो भी हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। और वो ज़्यादा कोमल ना हो जाएं, और मतलब बहुत ज़्यादा गले भी नहीं चाहिए हमको, इसलिए हम क्या करेंगे कि उसको हम क्या करेंगे, तुरंत ठंडे पानी में डालेंगे और ये जो ब्लांचिंग की प्रोसेस है ये उबलते हुए पानी में होती है। और इसको हम क्या करेंगे, ब्लांचिंग करने के बाद सीधा ठंडे पानी में डालेंगे, और उससे टाइटनेस भी दिखने लगती है उसमें, फिर उसमें मजबूत वो आने लग जाती है। और ब्लांचिंग के समय के बाद हम ठंडे पानी में, मान लो हमको कोई बेल का कर रहा है, कोई उस तरीके से कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, चूना भी मिला लेते हैं, या और तरीके के जैसे कुछ वाइटनिंग एजेंट हैं, जैसे कुछ उबलने के बाद उसका कलर डिकलरेशन हो रहा है। और ब्लांच करने से ये भी होता है, जैसे सब्जियों में अगर हरी सब्जियों को हम ब्लांच उबालेंगे या इस तरीके, मतलब इस तरीके डिप करके करेंगे, तो क्या होता है, उसका ग्रीन कलर भी और पक्का हो जाता है, थोड़ा अच्छे से अच्छा कलर आ जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिलिंग। अब हमने क्या किया, कैन बना दिया, जो कैन में मतलब हमने नीचे बेस है और ऊपर ढक्कन नहीं है, और ऊपर से हमने उसको फिल कर लिया, जैसे किसी एक बर्तन में भरते हैं हम, खुले बर्तन में भरते हैं उस तरीके से, एक डिब्बे में जैसे भरते हैं, उसे हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग अच्छे से कर लेंगे। और फिलिंग का मतलब ये नहीं है कि ऊपर तक भर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऊपर तक भर रहे हैं, वो नहीं करना है हमने। उसमें क्या करना है, हमने हेड स्पेस दे के चलना है उसको, क्योंकि हेड स्पेस जब हम भर रहे हैं तो ऊपर तक अगर ज़्यादा भरेंगे तो वो, मान लो थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है बाद में, तो एक्सपेंड हो रहा है, या अगर अच्छे से सीलिंग नहीं हो पाएगा, ज़्यादा वो होगा, ज़्यादा टाइट, अगर ज़्यादा अच्छे से पूरा नहीं भरेंगे। हेड स्पेस हम जो जो खाली जगह छोड़ते हैं वो हम 0.5, मतलब आधा सेंटीमीटर के आसपास हम, आधा सेंटीमीटर या 0.3 सेंटीमीटर, इतना हम उसमें हेड स्पेस छोड़ते हैं। उसमें हम हेड स्पेस छोड़ते हैं। और जो इसके बाद इसके इसके बाद जो हमारा है, इसके बाद जो एग्जॉस्ट, इसके बाद की प्रोसेस है एग्जॉस्टिंग। इसके बाद फिलिंग हो गई, फिलिंग के बाद हमने क्या करा, एग्जॉस्टिंग करा। एग्जॉस्टिंग का मतलब ये होता है, अब जैसे फिलिंग कर रहे हैं हम, फिलिंग करने के बाद, ये फिलिंग के प्रोसेस में एग्जॉस्टिंग करने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें उसमें, या तो अगर सब्जियां हैं तो उसमें ब्राइन बनाना पड़ेगा, 2 से 3% नमक का घोल होगा, उसको डालेंगे हम। और अगर मान लीजिए शुगर सिरप है, मान लो, अगर आपका नहीं, अगर आपके फ्रूट्स हैं तो, या उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम सिरप डालेंगे, जो कि लगभग लगभग 20 से लेके 50 डिग्री ब्रिक्स के बीच में, उसकी अगर उसकी वो है टीएसएस, अगर उसकी 50 से 20 के 20 और 50 के बीच में उसकी डिग्री उतनी ब्रिक्स है, तो उसको हम डालेंगे उसमें, क्योंकि उससे क्या होगा, मीठापन उसका बना रहेगा। अब हमने ये वाले स्टेप्स जो हम जैसे मैंने बताया आपको, ब्राइनिंग और या सिरप, ब्राइनिंग और सिरप हम करेंगे, तो ये स्टेप्स एडिशनल ऐड कर सकते हैं हम बाद में, लेकिन फिलिंग में ही हम उनको ले लेंगे, क्योंकि हम फिल कर रहे हैं। तो पहले टुकड़े डाले हमने, उसके बाद ऊपर से हमने क्या किया, चाशनी डाल दी, और वो होनी चाहिए गरम, जिसे हम सिरप बोलते हैं उसी को हम चाशनी भी बोलते हैं। और चाशनी को हम डालेंगे तो क्या होगा, चाशनी को हम जैसे डालेंगे, और तो गरम गरम चाशनी डालेंगे, उससे भी हमें क्या उससे भी फ़ायदा मिलता है। और तो क्या होगा, अब हमने जैसे फिल कर ली, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जॉस्टिंग करेंगे। एग्जॉस्टिंग मतलब, एग्जॉस्टिंग जो हमने करना है, एग्जॉस्टिंग कैसे होगी, एग्जॉस्टिंग हमने जैसे वो खुले बर्तन में, जैसे हमने बिना अभी ढक्कन नहीं लगाया है, हमने सारा भर दिया है वो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने वो डाला, ऊपर से सिरप डाली, सिरप डालने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो अगर हमने सिरप डाली हुई है, सिरप डाली है, तो सिरप में क्या होगा कि कुछ जगह खाली, मान लीजिए फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो कुछ जगहों में वहाँ पे एयर रह जाती है, गैप रह जाता है। अगर एग्जॉस्टिंग मतलब नीचे से हमने उबलते हुए पानी में उसको गर्म पानी में अगर हमने डाला है, तो उससे क्या, जो उसमें जो खाली जगह होगा, स्पेस होगा, वो जो बबल्स होंगे वो ऊपर निकल जाएंगे। और मान लीजिए अगर हमारे पास, अगर हमने ये ट्रीटमेंट नहीं किया, तो क्या होगा कि जो हमारा खाली स्पेस है वो टिन के साथ रिएक्ट करेगा,
टिन एयर है वो टिन के साथ रिएक्ट करेगी, और क्या होगा कि हमारा डिब्बा जो कैन है बाद में जल्दी फूलने लगेगा, अगर अच्छे से एग्जॉस्टिंग नहीं होगी। तो इसलिए एग्जॉस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद। और उसके बाद क्या करेंगे हम उसको, अब हम उसको क्या करेंगे, सील करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। सील करेंगे। अब सील क्या करेंगे, गरम गरम जब डिब्बा हो उसके अंदर वो है टेम्परेचर, अगर अभी इस प्रोसेस में जो अंदर का जो टेम्परेचर है, जैसे मीडियम बोलते हैं, मीडियम जैसे डिब्बा है, फिर मीडियम, मीडियम मतलब जो हमने सॉल्यूशन डाला है उसमें, जैसे सिरप डाली है या ब्राइन का जो सॉल्यूशन डाला है, तो उसका टेम्परेचर कभी भी, मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर 75 से, जो पाश्चराइजेशन टेम्परेचर का की रेंज है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। से नीचे नहीं जाएगा, और हम उसको गरम गरम क्या कर लेंगे, सील कर लेंगे। सील करने से क्या फ़र्क क्या आएगा, अब अंदर देखिएगा कि जैसे सील कर लिया हमने उसको, सील करने के बाद हम क्या करेंगे, गरम गरम ही उसको सील किया जाएगा। ठंडे में अगर आपने सील किया, अगर उसको मान लीजिए आपने एग्जॉस्टिंग के बाद उसे ठंडा होने दिया और अगर तब सील कर रहे हैं, तो ये मेजर कारण होता है हमारे डब्बे, कैनिंग के डब्बे ख़राब होने का, कि हमने ठंडे नहीं करने हैं, हमने 75 डिग्री सेल्सियस के, जो 72 के ऊपर जो रहता है पाश्चराइजेशन टेम्परेचर, उससे ऊपर ही करना है। और हम उसके बाद क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन ये प्रोसेस आपको, स्टरलाइजेशन, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो ये इधर पे आपका वो है, तो इसको हम वो भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जैसे हम, मैं इधर लिख के बताता हूँ, जैसे ये है, ये, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है ये देखिए, हाँ आप कर रहा है। देखिए इसको हम प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, प्रोसेसिंग। इसी स्टरलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग भी बोलते हैं इसी प्रोसेस को। प्रोसेसिंग जो है हमारा, ये जो प्रोसेसिंग का कारण है, ये प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जब मान लीजिए आपने सीलिंग कर लिया, वहाँ जो कुछ वैक्यूम भी होगा, अब उसमें क्या है कि हमने उन बैक्टीरियाज को इनएक्टिवेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग क्या की जाती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर एसिडिक फ्रूट्स हैं जिनमें, क्योंकि फ्रूट्स में लगभग एसिडिटी रहती है, तो उसमें उसको क्या करते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। और अगर नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स हैं तो उसको 120 डिग्री पे करते हैं। और जो टाइम होता है उसका 20 से 25 मिनट भी रहता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हम देखते हैं कि टाइम, वो जो हमारा कैन का डिब्बा है वो कितना बड़ा है, उस हिसाब से टाइम एडजस्ट करते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स को हम क्या करते हैं, 120 डिग्री इसके आसपास करते हैं। और ये स्टरलाइजेशन होता कैसे है कि जो हमारा जो पैक्ड डब्बा है जिसको सील्ड है, तो इसको जो हम सीलिंग के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, इसमें गैप नहीं करेंगे, तुरंत हम इसको क्या करेंगे, रिटॉर्ट के अंदर डाल देंगे। रिटॉर्ट या ऑटोक्लेव बोलते हैं उसको। रिटॉर्ट या ऑटोक्लेव बात एक ही है। अगर हम उसको आम भाषा में बोलें तो एक बड़ा सा प्रेशर कुकर होता है। वो क्या होता है, एक बड़ा सा प्रेशर कुकर होता है। तो इस प्रेशर कुकर से, इस उसके अंदर क्या होता है, इन डब्बों को हम क्या करते हैं, अच्छे से स्टरलाइज कर देते हैं। और जो उसके जो स्पोर्स हैं, मान लीजिए हमारे पास उसमें जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए क्या करना है, हमने तुरंत ठंडा करना है। ये नहीं कि हमने चले गए, ताला लगा के चले गए उसमें अपना जहाँ हमारा प्रोडक्शन हाउस है या प्रोडक्शन हॉल है, फिर उसके बाद 3 दिन बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं, तुरंत करना है हमने उसे। और हमने क्या कर लेना है, अगर हमारा स्मॉल स्केल है, या हमने वाटर जेट की, हम वाटर जेट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पानी के, तेज पानी का जो वो होता है, प्रेशर वाले पानी से हम क्या करेंगे, उसमें उसकी उसकी बौछार करेंगे उसमें। या हम क्या करेंगे, गीले कपड़े से उसको फटाफट, अगर स्मॉल स्केल में है तो उसको क्या करेंगे, गीले कपड़े से तुरंत ठंडा करेंगे। और ओवर कुकिंग का खतरा भी ख़त्म हो जाता है उससे। उसको तुरंत ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद हम लेबलिंग करके उनको हम अपने स्टोर रूम में, जहाँ पे जो डार्क प्लेस हो और ह्यूमिडिटी ना हो, और ऐसी प्लेस में हम उसको रखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, और ये रख के हम फाइनल कर लेंगे, और इसको हम फिर हम बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए इसको तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। मैंने अब क्वेश्चंस रखे हैं कुछ, अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, वाई इज हीट यूज्ड इन कैनिंग। डिब्बाबंदी में गर्मी का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए, या सेल्फ जीवन बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम करते हैं इसको। क्योंकि बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करना, मार तो नहीं सकते लेकिन इनएक्टिवेट करने के लिए, उसके स्पोर बना लेता है उनको। फिर वो कंडीशन, अगर एक बार हमने वैक्यूम बना लिया वहाँ
तो वैक्यूम से मतलब ये है कि एक जैसे उस डब्बे के ऊपर जो खाली जगह थी वहाँ पे वैक्यूम बन जाता है और वहाँ इनएक्टिव इस पे कंडीशन हो जाती है, फिर वो चेंज नहीं होती है। जैसे इन ज़्यादा उनमें और कंडीशंस में ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है, बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है फिर। तो हम इसके बाद ये देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पीएच फॉर लो एसिड कैंड फूड्स। अब वो कह रहा है कि लो एसिड जो कैंड फूड है तो उनका पीएच कितना होना चाहिए कह रहा है। तो उसका पीएच जो होता है वो 4.6 से 4 वो अबव 4.6 होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो 3 और 3.5 है, 3 3.5 में होता है, मान लीजिए जो नींबू है, बड़ा वाला नींबू होता है जो, उसको बोलते हैं 3 3.5 के आसपास उसका होता है पीएच। और तो ये उससे जो है कम अम्लीय वाले 4.6 से ये हैं, से 4.6 से अधिक होते हैं वो। तो ये है पांचवा। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही ये है सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखते हैं अगला। अगला है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ कैनिंग स्पॉइलेज। कह रहा है डिब्बाबंदी खराब होने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण खराब होने का क्या है। और ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, माइक्रोबियल ग्रोथ, लैक ऑफ प्रिजर्वेटिव, संरक्षकों की कमी, लो टेम्परेचर या एक्सेसिव वैक्यूम। तो क्या कह रहा है खराब होने का क्या कारण है, माइक्रोबियल ग्रोथ या संरक्षकों की। अब प्रिजर्वेटिव हम जो कैनिंग है उसमें ना के बराबर डालते हैं, प्रिजर्वेटिव नहीं डाले जाते हैं उसमें। और जो लो टेम्परेचर स्टोरेज और डाला भी जाता है, तो जैसे मान लीजिए वो निसिन डाला जाता था, मैंने पिछले क्वेश्चन में उसमें वो किया, तो वो एंटीबायोटिक है, प्रिजर्वेटिव के यूज़ नहीं करते हैं उसको कि आगे दिक्कत ना आए करके, थोड़ी बहुत कम वो होता है। लेकिन प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोएट और केएमएस हम नहीं डालेंगे इसमें। और लो टेम्परेचर स्टोरेज तो ये होता नहीं है। और एक्सेसिव वैक्यूम, अत्यधिक वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब आप ध्यान रखिए, लगाइए कि जो वैक्यूम क्लीनर होता है, जैसे वो प्रेशर को इतना कम कम कर दिया जाता है, खींचने लग जाता है। तो ये वैक्यूम, इतना वैक्यूम एक्सेस, ज़्यादा वैक्यूम भी नहीं, हल्का वैक्यूम होता है डब्बे के अंदर, जितना होता है उतना, वो नॉर्मल उससे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो कितना होता है आगे क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि मेन उस माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी अंदर। अगर माइक्रोबियल आपके एयर रही है, या आपने सब्जियों को सड़ी कट वो ले रखी हैं या धुली हुई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। आप देखिए ये अगला क्वेश्चन, विच एसिड इज कॉमनली बेस्ड फाउंड इन कैंड टोमेटो। अब जो डिब्बाबंद टमाटर है में आमतौर पर कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला पहला है साइट्रिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हम खाने में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। टार्ट्रिक एसिड जो होती है हमारी इमली में होती है। एसिटिक एसिड हमारा जो सिरका होता है उसमें होती है। और जो साइट्रिक एसिड है वो होती है हमारा जैसे नॉर्मल जो हम ये शरबत वरबत बनाते हैं इनमें। तो हम इसमें क्या करते हैं साइट्रिक एसिड, क्योंकि अगर एसिटिक एसिड डालेंगे तो क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड में हमें उसकी स्मेल आने लगेगी, अजीब सी स्मेल आ जाती है एसिटिक एसिड से सॉस की। वो इसलिए नहीं, हम उसमें क्या करते हैं साइट्रिक एसिड डालते हैं। और साइट्रिक एसिड डालेंगे, साइट्रिक और टार्ट्रिक एसिड और साइट्रिक में क्यों नहीं लेंगे, टार्ट्रिक एसिड इजीली अवेलेबल है इंडिया में। तो जितना मैंने देखा कि वो है चाइनीज़ कंपनी ही एक्सपोर्ट, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और चाइनीज़ ही साइट्रिक एसिड आता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेड स्पेस इन कैनिंग। जो हेड स्पेस मैंने बताया था, जैसे 0.5 से लेकर 0.3 इतना तक रखते हैं, तो उसको क्या करता है, वो क्यों होता है कह रहा है, उद्देश्य क्या है। तो प्रिवेंट्स ओवरफिलिंग, तो अधिक भरने से रोकता है, या अलाउज फॉर एक्सपेंशन, विस्तार की अनुमति देता है, या हेल्प वैक्यूम फॉर्मेशन। अब देखिए क्या होता है, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होता है, सभी के सही सही हैं, सबके सब सही हैं ये, क्योंकि देखो अधिक भरने से रोकता है। अगर ज़्यादा है, अगर आप हेड स्पेस का पर्पज़ ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी नहीं भरना है। और विस्तार की अनुमति, अगर थोड़ा बहुत वो एक्सपेंड हो गया, मान लीजिए आपका जो फूड आइटम है, तो वो उसको भी मैनेज कर लेगा। और जो ये क्या कहते हैं वैक्यूम फॉर्मेशन, जो वैक्यूम बनता है उसको हम क्या करते हैं जब स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी यूज़ हो रहा है, वो वैक्यूम की उसमें भी मदद कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच मेथड इज यूज फॉर द होम कैनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब घरों में, जो घरों में मतलब है कि लो स्केल कंपनी है, घर में तो कैनिंग हो नहीं सकती है। होम मतलब ये है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं या छोटे उद्योग, लघु उद्योग हैं, तो उनमें कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि फलों की होम कैनिंग के लिए वाटर बाथ कैनिंग, जब हम वो करते हैं, मान लीजिए जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, या हम वो कर रहे हैं क्या उसको, वो वाला स्टेप था जब हमने किया था भरने के बाद वो की थी हमने एग्जॉस्टिंग, जो की थी एग्जॉस्टिंग करने के लिए, मतलब डब्बे के अंदर में फ्रूट डले हुए हैं, ढक्कन आराम हल्के से लगाएंगे, अभी वो पूरा मजबूत नहीं लगाते। जिस समय हम ये करते हैं
एग्जॉस्टिंग करते हैं, एग्जॉस्टिंग में टाइट से ढक्कन नहीं लगाया जाता, खाली ढक्का हल्का ढक्कन लगाया जाता है, क्योंकि वो अंदर का जो गैपिंग आ रखी है, मान लीजिए जो ब्राइन अगर पूरा नीचे तक नहीं गई है तो उसमें जो गैप है उसको क्या कहते हैं, उसमें जो सिरप है उससे वो बबल बाहर निकल जाएंगे करके हल्का ढक्कन लगाया जाता है, हल्का ऊपर। वो फाइनल सील्ड वाला ढक्कन नहीं होता है उस समय। तो हम क्या करेंगे, वाटर बाथ कैनिंग। तो वाटर बाथ कैनिंग उसी को बोलते हैं कि पानी नीचे है तो उसमें, और पानी में हल्का हल्का उसके नेक से थोड़ा, मतलब थोड़ा नीचे नीचे तक वो उतना डीप होता है पानी में, और वो गर्म पानी होता है तो उसके वजह से सारा जो एयर है वो बाहर निकल जाती है उसमें से, डिब्बे में से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर बाथ कैनिंग के। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स इम्प्रॉपर कैनिंग। अगर देखो जो ढंग से अगर आपने कैनिंग नहीं की है तो कौन सा सूक्ष्म जीव उसमें क्या होता है, जीवित रहता है। तो उसका ऑप्शन आंसर क्या है कि कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है। और जो ये सैक्रोमाइसिस सर्विस है, ये क्या है, ये क्या करता है, हमारा सर्विसेज है, ये क्या करता है, ये अल्कोहल को कन्वर्ट करता है। जैसे सुक्रोज ले लेंगे आप, जो मोलेसिस ले लेते हैं, या वो क्या बोलते उसको, उसको बोलते हैं जो वहाँ उसके पास आता है, सीरा, जो सीरा होता है सीरे में लगाया जाता है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम तो क्या है कि एक तरीके की क्या है, जिसे एक खमीर है जो क्या करती है कि बैक्टीरिया को मारने में काम आती है। और लैक्टोबैसिलस तो आपको पता है कि दही जमाने के काम आती है, वो जो उसकी लैक्टोज शुगर है उसको कन्वर्ट करेगी और दही बनने में मदद करेगी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट हैपेंस इफ अ कैन इज नॉट प्रॉपरली सील्ड। कह रहा है कि यदि डिब्बा सही तरीके से सील नहीं किया है तो क्या होगा, भोजन जल्दी खराब हो जाता है, गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं, सेल्फ जीवन बढ़ जाता है, या भोजन अधिक ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है, फूड बिकम्स हेल्दियर। तो इसका आंसर है कि भोजन जल्दी खराब हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है, गुणवत्ता पर क्यों प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। अगर आपने ढंग से सील नहीं किया है तो वो क्या होगा, 2-4 दिन में ही डब्बा आपका फूल जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर फूड टर्निंग ब्राउन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण के कारण भोजन के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और इसको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहा जाता है। फर्मेंटेशन तो हमारा वो प्रिजर्वेशन ही करता है एक तरीके से, तभी जैसे अल्कोहल से हमने मान लीजिए आसव बनाने हैं, जैसे अशोक, जैसे 10 मोलारिस्ट, ये जो सब चीज़ बनते हैं ये हमारा फर्मेंटेशन से बनते हैं। इसमें अल्कोहल बनता है, इसमें 20 से 25 डिग्री के बीच शुगर को का सॉल्यूशन बना के छोड़ा जाता है, और उसमें ये आयुर्वेदिक चीज़ें जो फर्मेंटेशन लाने में मदद करती हैं, जैसे अशोक की छाल, ये चीज़ें डाली जाती हैं, जड़ी बूटियाँ डाल के फर्मेंटेशन कराया जाता है। और ब्लांचिंग तो अभी मैंने बताया आपको, जो कच्चापन और जो एंजाइम्स हैं उनको इनएक्टिवेट करने के काम आता है। कोगुलेशन, जमाव यहाँ पे है नहीं, तो इंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो होती है, पॉलीफिनॉल करके जो वो इंजाइम होते हैं, जैसे उसमें होता है ऑक्सीडेज कर, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जैसे उसमें सेब में होते हैं, वो ब्राउन कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉयलेज इन इम्प्रॉपरली कैंड गुड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आप ध्यान से लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने सावधानी हटी तो यहाँ दुर्घटना घट जाएगी। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉयलेज इन इम्प्रॉपरली कैंड गुड्स। अब मान लीजिए आपका कैन अच्छे से वो नहीं हो रखा है, उसको आपने ये अच्छे से वो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से अगर वो नहीं हुआ तो कौन सी गैस बनेगी। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें गलती कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन को पहली चॉइस मानते हैं, और या हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को मानेंगे। ये दो ऑप्शन दिमाग में आते हैं। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा 70% चांस ऑक्सीजन का है, और 30%, ये जो 30% चांसेस हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में जाते हैं। लेकिन इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्यों? क्योंकि जो हमारा अगर ढंग से नहीं है तो एयर है, मान लीजिए कैन के साथ, जो कैन का जो मेटल है उसके साथ जब करेगी तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है। तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड ही स्पॉइलेज करने में करती है, वो सड़ा देती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिटॉर्ट इन कैनिंग। मैंने बताया आपको, रिटॉर्ट बताया था मैंने, ऑटोक्लेव भी बोलते हैं इसको, या तो हम इसको प्रेशर कुकर, बड़ा वाला प्रेशर कुकर है, जिसमें मतलब ये मान लीजिए बड़े कैपेसिटी के होते हैं ये,
इनमें सीटी विसल भी होती है, और ये एक तरीके से हमारे जो घरों में एक प्रेशर कुकर होता है उसी का बहुत बड़ा रूप होता है। और इनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादा ज़्यादा हो सकती है, जिसमें 20 डब्बे, 50 डब्बे, 100 डब्बे भी आ सकते हैं। और नॉर्मली जो हम प्रयोगशालाओं में या फूड इंडस्ट्रीज़ में या जो अपने इंस्टीट्यूट में देखते हैं, तो वो हमारा कम से कम 8 या 10 डिब्बे का रहता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि ये रिटॉर्ट का क्या कार्य है कि स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन, या वहाँ पे ये भी दिया जा सकता है कि प्रोसेसिंग करना। स्टरलाइजेशन और प्रोसेसिंग करना एक ही बात है। कूलिंग, सीलिंग और या सीलिंग करने के लिए ये यूज़ नहीं करा जाता है। तो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 विच 15वीं स्लाइड में जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन कैनिंग। कैनिंग में कौन सा स्टेप नहीं है करें? ब्लांचिंग, अभी हमने फ्लो चार्ट देखा था, ब्लांचिंग है, पीलिंग भी है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन नहीं है, और सीलिंग, सीलिंग है, सीलिंग तो है, फर्मेंटेशन नहीं होता है इसमें। अगर फर्मेंटेशन आपके फूड में है तो आपका मामला बिल्कुल, जो डब्बा है वो पफ हो जाएगा, फूल के फटने लगेगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ आर कैन फूड टेस्टेड फॉर सेफ्टी। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की सुरक्षा का परीक्षण कैसे किया जाता है? ये मतलब सुरक्षित है कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे कि कुछ की क्या बनाई जाती थी हमारे स्कूल में, हमारे जब कॉलेज में भी सिखाया जाता है, कटआउट रिपोर्ट बनाना सिखाया जाता था। ये हमारे लैब में जब हमारा किसी फूड इंडस्ट्री में सिलेक्शन होता है तो हमें लैब की अगर इस तरीके की प्रैक्टिकल की जानकारी हो तो ये हमारी जो सैलरी का पैकेज है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कैनिंग की इंडस्ट्री है, मैं भले ही मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि कैनिंग में जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में क्या है कि जो जैसे जो जितना अगर आपने अपने हुनर को बढ़ाएगा, उसके पास मान लीजिए आपके पास अच्छे मान लीजिए अच्छी डिग्री है, और बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, मान लो 12th और आप डिप्लोमा भी हैं, तो आप अपने जैसे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सही कर सकते हैं और अपने लैब के स्किल्स सही करेंगे। तो आपको क्या है कि ये बहुत ही, और आप क्या करते हैं थोड़े थोड़े समय में अगर आप एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर अपनी इंडस्ट्री चेंज करते रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पैकेज, और आपको एमएनसीज में और आपको फॉरेन में भी काम करने का मौका बहुत मिलेगा। और क्योंकि मैंने ये देखा कि इसमें हमारे जो कुछ साथी हैं वो अच्छे पैकेजेस में हैं, और बस इसको करने की क्या है कि आपको अपना अनुशासन, डिसिप्लिन से रहना है और अच्छे प्रोडक्ट बनाने हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने जो एफएसएसआई के रूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उन रूल्स को भी ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं करना है कि आपने वहाँ अपने ओनर को, इंडस्ट्री उसको आपने करोड़ों के वो करने के लिए करोड़ों के अपरेटस बता दिए और वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है। एफएसएसआई के कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं, मान लीजिए 90% ऐसी गाइडलाइंस हैं कि जिनको आप क्या कर सकते हैं कि बिना पैसे, मतलब जैसे आप जब जैसे सफाई है और आपके जो उसको रखने का, जैसे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने अपने फूड इंडस्ट्री में क्या करेंगे, आपने प्रिंट आउट लेके अपने जैसे जो जो आपके हॉल्स हैं वहाँ वो हर तरीके से लगा देंगे, लिख के उसको प्रिंट आउट लेके अच्छे से लगा देंगे। और उससे क्या होता है कि आपको एक मैनेजमेंट करना, क्योंकि आपको मैनेजमेंट भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं जितने भी मेरे साथी हैं, और ये ना सोचें कि भाई हम ये बस इस गवर्नमेंट जॉब में ना निकलें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्किल्स को निखारिए और अपने स्किल्स को बढ़ाइए, और आप लैब का वर्क भी सीखिए। और उसमें क्या, अब मैं आगे को बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करके कि टेस्ट कैसे करेंगे। तो पीएच का, अब आपने कोई कटआउट मतलब एक डब्बा लिया रेंडमली, उसको क्या किया, उसको लैब में खोला, उसका पीएच देखेंगे आपकी, उसमें पीएच का मापन करेंगे। पीएच मीटर आते हैं डिजिटल, उससे कर लेंगे। माइक्रोबियल टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप में, और टेम्परेचर भी चेक कर लेंगे कि इसका तापमान कितना है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 17। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर इन कैनिंग। डिब्बाबंदी में उच्च तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? अब ऑप्शन दिए हैं, डिस्ट्रॉय पैथोजन, रोगजनक को नष्ट करना, रोगजनकों को नष्ट करना, इंक्रीजेज स्पॉइलेज, खराबी बढ़ाता है हाई टेम्परेचर से, रिड्यूसेस फूड कलर, भोजन के रंग को कम करता है, या क्रिएट्स टॉक्सिन, या विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है डिस्ट्रॉयज पैथोजन। पैथोजन रोगजनकों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। पूरे उसमें हाई टेम्परेचर है, कहीं पे भी आप ये मत समझिएगा कि कहीं डाउन कम कर देंगे टेम्परेचर। और इसमें ये है कि एक बार अगर आपको मान लीजिए ऑर्डर आ गया है कि आपको कैनिंग बनानी है, तो सारे टेम्परेचर आपके क्या होंगे कि आपको
सारे के सारे ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले अब 2-4 दिन बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आ गया ऑर्डर तो वो कंप्लीट होने तक उसको प्रोसेस एकदम कंप्लीट चाहिए, उसमें मतलब बीच में ब्रेक नहीं होगा कि टेम्परेचर डाउन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और वो जो 73 मैंने बताया आपको, जो 70 से 75 के बीच, 72 से ऊपर जो भी टेम्परेचर है उस वाले में क्या होगा कि हम उसको क्या करेंगे, जो पास्चराइजेशन टेम्परेचर है उससे नीचे नहीं आने देंगे। और तो ये क्या करेगा, इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर से डिस्ट्रॉयज पैथोजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कैन प्रोडक्ट कंटेन्स द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए इसका आंसर क्या है कि इस कह रहा है डिब्बाबंद उत्पाद का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक पोषक तत्व रखता है। आपका क्या होता है कि जैसे कैनिंग करी आपने तो क्या है कि जैसे आपने या तो आपके जो ठोस भोजन है उसमें हो सकता है, ठोस भोजन से भी क्या होगा कि जब, लेकिन क्या होगा जो लिक्विड जो उसका जो आपका सिरप बनाया है उसमें ज़्यादा आने का चांस होता है कि कई लोग क्या करते हैं उसको सिरप को भी यूज़ कर लेते हैं। और जैसे आपकी जब मान लीजिए वो है, मान लीजिए जैसे पाइनएप्पल है, ये है तो क्या, और फ्रूट्स भी हैं तो वो क्या करेंगे अपने मिनरल्स वाइटामिन क्या आ जाएंगे उसमें आ जाएंगे। और वेजिटेबल्स में भी होता है। तो हम क्या करते हैं कि वो सब्जी वो डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। और तो क्या होता है जो डिब्बे के अंदर का जो तरल होता है ना उसमें ज़्यादा आ जाता है, तो उस वाले में ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं ध्यान रखने की, सॉलिड, कुछ लोग आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड फूड में ज़्यादा है, लेकिन वो सॉलिड फूड से क्या हो जाता है कि जितना ये टेम्परेचर प्रोसेस किया सारा वो किस में आ जाता है, उसकी चाशनी में आ जाता है। तो इसका हम ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे 19। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या है व्हाट डज अ स्वॉलन कैन इंडिकेट। एक फूला हुआ डिब्बा क्या संकेत देता है, गैस प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा वैक्यूम बता रहा है, या हाई क्वालिटी सीलिंग है, या प्रॉपर प्रिजर्वेशन है। तो अगर आपका डब्बा फूल गया तो इसका मतलब समझिए कि बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न हो गई है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड ये वाली गैसें मिलने लगेंगी आपको कटआउट के बाद टेस्ट में। तो समझिए कि हमारा डब्बा अगर फूल गया तो सारा का सारा मटेरियल, हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इनको फटाफट डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। व्हाट इज़ द बेस्ट स्टोरेज कंडीशन फॉर कैंड फूड। अब देखिए बेस्ट इसको रखने की सबसे, अब ये नहीं कि आप इसको क्या करेंगे फ्रीजिंग में रख देंगे या धूप में रख देंगे या ज़्यादा नमी वाले में रख, इसको हम ठंडे और शुष्क जगह जहाँ ज़्यादा नमी नहीं है वैसी जगह रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, मिनिमम प्रेशर नीडेड फॉर प्रेशर कैनिंग। अब जो प्रेशर कैनिंग होती है, प्रेशर में हम उसमें क्या करते हैं, एक जिसमें हम कैन करते हैं उसको क्या करते हैं हम एक प्रेशर मतलब कैन प्रेशर कम कैसे करेंगे, हम उसको वैक्यूम से जोड़ देंगे। एक वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप जैसे आपने घरों में देखा होगा कि वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी एक पंप लगा रहता है, वो क्या करता है उस एयर को खींच लेता है। तो ये जो खींचता है तो ये कितना तक लगभग खींच देता है, तो 10 psi। अब ये psi क्या है, psi मान लीजिए ये जो आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत लोगों के पास 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी होगी, तो उसमें आप जब हम गाड़ी में 30 या 35 करवाते हैं, 30 psi या 35 psi कराते हैं एक टायर में, जो हमारे बॉडी का वजन, पूरी गाड़ी का वजन सबको सह लेता है चारों टायर, लेकिन तो ये होता है 10 psi जितना हम उसमें गाड़ी में डालते हैं उसका एक मतलब एक तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, एक 10 psi के बराबर अगर हम जब प्रेशर कैनिंग यूज़ करते हैं तो अलग अलग तरीके की है, तो इसमें प्रेशर हम 10 psi का यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ये वीडियो देखने के बाद आज से आप एक नई मुहिम शुरू करेंगे। उसमें क्या करेंगे, आप ये वीडियो देखने के बाद उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। आप लाइक पूरे नहीं कर रहे, लेकिन आप लाइक करने के बाद क्या करेंगे कि आप उसमें डन लिखेंगे। आप जो है आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें डन लिखेंगे, और इसको अच्छे से एक बार दोहरा लेंगे फिर आगे एग्ज़ाम से पहले, तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। थैंक यू।